गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है मेघना जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानूराम। 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले को हमें समझने से पहले प्रणय सेठी 2017 जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमें समझना होगा, खास तौर से जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के और पैरा क्रमांक 8 में, जिसमें 3 खर्चों के बारे में बताया गया था। जो एक्सीडेंट क्लेम में जो याचिका पेश की जाती है आहत को, पीड़ित को, उसको जो खर्चे दिए जाते हैं उसमें 3 विशेष खर्च बताए गए थे, जैसे कि संपत्ति की हानि, सहचारी की हानि में पत्नी और अंत्येष्टि दाह संस्कार का खर्च 15,000, 40,000 और 15,000, और हर 3 साल में 10% की वृद्धि की जाएगी। ये प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में बताया गया था। इसी का विस्तार करते हुए मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 में ये जो सहचार सुख की हानि है, जो सिर्फ पत्नी को दी गई थी 2017 प्रणय सेठी में, उसको बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत पैतृक और संतान दोनों को शामिल कर लिया गया। मतलब मृतक के माता पिता और उसके बच्चों को भी कंस्टोरियम हानि, मतलब सहचारी की हानि दिए जाने का प्रावधान इसमें दिया गया है। मतलब प्रणय सेठी का विस्तार मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में किया गया है। जो इसमें साथ ही जो 40,000 रुपए निर्धारित किया गया था प्रणय सेठी 2017 में, उसमें हर 3 साल में 10% की वृद्धि का जो मूल सिद्धांत है वो प्रणय सेठी का ही लागू रहेगा। ये 2 जजमेंट तो साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही एक जजमेंट और भी है जो ऐतिहासिक फैसला है, जिसे हम सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 का है। इसमें मल्टीप्लायर मतलब गुणक के सिद्धांत को स्थापित किया गया था, और जो है कि सहचार वो खर्चे की कटौती के सिद्धांतों को, ये 2 सिद्धांत सरला वर्मा में प्रतिपादित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आज भी लागू है। मतलब इसमें जो तालिका दी गई है उस तालिका को प्रणय सेठी में जो तालिका दी गई है और मगमा जनरल इंश्योरेंस में जो तालिका रूल्स दिए गए हैं, इन तीनों ऐतिहासिक फैसलों के रूल्स के आधार पर ही आज भी कोर्ट में जो है कि अवार्ड राशि निकाली जाती है। हमारे सामने भी सबसे पहला सवाल यही उठता है, जब भी कोई क्लाइंट हमारी टेबल पर आता है तो सबसे पहला वो यही सवाल करता है कि वकील साहब अब हमें इसमें कितना खर्चा मिलेगा, कितनी अवार्ड राशि मिलेगी और कितने समय में क्लेम डिसाइड हो जाएगा। तो क्लेम डिसाइड होने की अवधि तो सर कुछ निश्चित नहीं कही जा सकती। 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है, कुछ कारण अगर हो तो। वैसे ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन माना जाता है इसको, मोटरियाना अधिनियम 1988 को। मतलब इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, जस्ट कंपनसेशन देना इसका मूल उद्देश्य है। चाहे फौजदारी केस में जो नीचे चलता है जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, वहां किसी को सजा हो या बरी हो, वो एक अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तो सहायता राशि दी ही जाती है उस आहत को, पीड़ित को, बशर्ते कि वो बयान सही दे और अपनी स्वयं की गलती उसमें ना बताएं। अगर वो स्वयं की त्रुटि बयान में लिखा देता है, क्या था मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ था और मैं ही रॉन्ग साइड था, तो फिर भला कहाँ से क्लेम मिलेगा सर? क्यों? क्योंकि क्लेम याचिका 166 के तहत पेश की जाती है, धारा मोटरियाना अधिनियम 1988 की, और इसका जो मुख्य फोकस और मुख्य उद्देश्य और जो हमारा साबित करने का जो भार जो रहता है हमारे ऊपर ही रहता है। और हम उसमें ये प्लीडिंग लेकर आते हैं कि ड्राइवर ने अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हमें टक्कर मार दी, जिससे मृत्यु कारित हो गई या गंभीर चोटें आई। अब यदि हम इसी को साबित नहीं करेंगे, सामने वाले की घोर लापरवाही और उपेक्षा को, तो भला हमें क्लेम कैसे मिलेगा? आप ये सामान्य समझ की बात है, आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ इसमें जो सिद्धांत का जो विस्तार किया गया है, तो से पहले मैं आपको ये जो महत्वपूर्ण तालिकाएं हैं, ये कुल 4 तालिकाएं हैं। ये चारों तालिकाओं के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है सर, मैं आपको बता दूं। उस स्पेशल वीडियो में मैंने चारों तालिकाओं को व्यवस्थित रूप से तैयार करके उस वीडियो में पढ़कर बताया भी है, और उसकी स्पेशल डिजिटल ई बुक भी तैयार की है, और उसी वीडियो के नीचे उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण तालिकाएं हैं। इन तालिकाओं को आपको तैयार करने के लिए इन तीनों जजमेंट्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा, सरला वर्मा 2009, प्रणय सेठी 2017 और मेघमा जनरल इंश्योरेंस 2018। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स 20 पन्ने, 30 पन्ने, 40 पन्ने, 50 पन्ने के होते हैं। अब आप इसको पूरा पढ़ेंगे और तालिका आप तैयार करेंगे तो आपको तकरीबन 2.5 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है।
और आप हर बार ये कार्य करेंगे तो आप फिर क्लाइंट आपसे पूछेगा तब आप कहाँ बता पाएंगे उसको, और वो आपकी टेबल पर आकर बैठा हुआ है, तो आप जजमेंट खोलना चालू करेंगे, 2.5 घंटे में वही उब जाएगा, बैठे बैठे वही परेशान हो जाएगा कि यार वकील साहब तो बता ही नहीं पा रहे हैं मुझको, आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा उससे। तो इसी कारण मैंने उस तालिका को तैयार किया स्पेशल रूप से, ताकि आपके घंटों का काम मिनटों में हो सके। उस तालिका को आप पढ़कर देखकर उसके हिसाब से गुणा करके आसानी से एक्सीडेंट क्लेम की अवार्ड राशि आप निकाल सकते हैं, एक अंदाजन मोटे मोटे गणित में। आखिरी फैसला तो जज साहब के द्वारा किया जाएगा, उसमें फिर बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि मेडिकल बिल हुए और भी अन्य खर्चे उसमें जोड़े जाते हैं, तो उससे खर्चा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप एक राय कायम कर सकते हैं मोटी मोटी, और आपके क्लाइंट को आप बता सकते हैं और एक अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। तो वही तालिका मैं आपको इस वीडियो में भी पढ़ के बता दूं शॉर्ट में, जो मैंने तैयार करके रख रखी है। जैसे कि सरला वर्मा की है 2009 की, इसमें मल्टीप्लायर का जो गुणक तालिका दी गई वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और फिर खर्चे की कटौती की और प्रणय सेठी की, उसके बाद फिर हम मेघमा इंश्योरेंस पर आ जाएंगे। तीनों जजमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब जो मल्टीप्लायर का जो निर्धारण है, ये सरला वर्मा 2009 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, गुणक के सिद्धांत आयु के हिसाब से लागू होते हैं। जैसे कि 15 से 20 वर्ष के बीच में आयु है तो 18 का गुणक लागू होगा, 20 से 25 वर्ष की आयु है तो 18 का गुणक लागू होगा, 26 से 30 वर्ष के बीच आयु है तो 17 का गुणक लागू होगा, 31 से 35 वर्ष आयु है तो 16 का गुणक लागू होगा, 36 से 40 वर्ष में 15, 41 से 45 वर्ष में 14, 46 से 50 वर्ष में 13, 51 से 55 वर्ष में 11, 56 से 60 वर्ष में 9, 61 से 65 वर्ष में 7 और 66 से 70 वर्ष में 5 का गुणक लागू होगा। मतलब ये जो राशि है, जब हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले पहले मैं प्रणय सेठी की और मैं बता दूं आपको तालिका, उसके बाद में एक मौखिक तौर पे आपको शॉर्ट में इसको निकालने का तरीका भी बता दूंगा। हालांकि एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजा अवार्ड राशि कैसे निकाली जाए, इसका सबसे सरल फार्मूला एक टाइटल से मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें काल्पनिक उदाहरण मैंने लिया था कि 20,000 की एक सैलरी है, व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, 3 लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो उसमें अवार्ड राशि कैसे निकाली जाएगी। लगभग 37 लाख से ऊपर मैंने उसमें निकाल कर दिखाई है, वो चैनल पे मेरे वीडियो भी अपलोडेड है, और उसके फार्मूले का डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसके नीचे ही मौजूद है। अब हम प्रणय सेठी की जो तालिका मैंने तैयार की है, ये उसके ऊपर भी मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। जैसे कि परमानेंट जॉब और बिजनेस और अस्थायी कार्य करने वाले, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सरला वर्मा में सिर्फ परमानेंट जॉब को ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देने के बारे में बताया गया था, लेकिन प्रणय सेठी 2017 में उसका विस्तार करते हुए उसमें जो है अस्थायी नौकरी, दिहाड़ी मजदूर या खुद का कारोबार करने वाले लोग, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हालात और परिस्थिति के हिसाब से उसका विस्तार किया जाता है, और उसी सिद्धांतों को अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा फॉलो किया जाता है। प्रणय सेठी में जो बताया गया है सर, परमानेंट जॉब का हम देख लेते हैं। 40 साल से कम अगर उम्र है तो 50% फ्यूचर जो है कि प्रोपेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब भविष्य की संभावना की हानि जो है वो जोड़ी जाएगी। किस प्रकार से कि उसकी जो मूल आय है उसमें 12 का गुणा करेंगे, और जो राशि आएगी उसका फिर हम इस तालिका में दिए गए परसेंट के हिसाब से परसेंट निकालेंगे, और इस परसेंट को जो निकला हुआ उसको मूल आय में जोड़ देंगे, तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की आय उसकी निकल आती है। 40 से 50 के बीच में है तो 30%, 50 से 60 साल के बीच में हो तो 15%, लेकिन अगर इसकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भविष्य वृद्धि की कोई भी राशि नहीं जोड़ी जाएगी। इसी प्रकार से बिजनेस और अस्थायी कार्य करने वालों में 40 साल से कम उम्र है तो 40%, 40 से 50 के बीच में है तो 25%, 50 से 60 साल के बीच में है तो 10% इसमें जोड़ा जाएगा, और एज 60 साल से अधिक है तो भविष्य की वृद्धि की कोई भी राशि इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये हो गया सर इसमें प्रणय सेठी का। अब मैं आपको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, वो सॉरी, उसकी खर्चे की तालिका और मैं बता देता हूँ, जो सरला वर्मा 2009 में बताई गई है। खर्चों की कटौतियां किस प्रकार से की जाएंगी, ये खर्चों की कटौतियां क्या होती हैं सर, कि जब हम सभी राशियां जोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तब ये इतनी राशि, जैसे कि अविवाहित है तो 1/2, 2 और 3 सदस्य उसके ऊपर डिपेंड हैं तो 1/4 खर्चे की कटौती की जाएगी, 4 से 6 सदस्य यदि उसके ऊपर डिपेंड है तो 1/4 खर्चे की कटौती की जाएगी, और 6 से ज्यादा सदस्य तो 1/5 खर्चे की इसमें कटौती की जाएगी। खर्चे की कटौती क्या होती है सर, कि वो जो व्यक्ति मृतक है वो उसके ऊपर जो खर्च करता, उस खर्च को उसकी आमदनी में से घटा दिया जाता है, और जो आमदनी राशि बचती है वो ये माना जाता है कि उसके ऊपर जो भी लोग डिपेंड थे, जो भी आश्रित थे, ये उन पर खर्च करता। तो वो आश्रित, उसके ऊपर डिपेंड लोग ही तो क्लेम याचिका कोर्ट में पेश करते हैं धारा 166 के तहत।
इसका मूल मकसद यही रहता है कि वो डिपेंडर जो लोग हैं, जो मृतक पे आश्रित थे, वो न्यायालय से निवेदन करते हैं कि माननीय न्यायालय, ये अगर जीवित रहता तो ये हम पे खर्च करता, तो हम लोगों का इतना नुकसान हुआ है, तो ये अवार्ड राशि हमें दिलाई जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा आसान प्रोसेस है। मेघमा जनरल इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया, ये इसका जो निकालने का सामान्य तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उसकी मासिक आमदनी निकाली जाएगी। मासिक आमदनी 12 का गुणा किया जाएगा। जो आमदनी आएगी उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से परसेंट निकाल कर राशि जोड़ दी जाएगी। उसके बाद जो उसकी खर्चे की कटौती है, जो मैंने अभी आपको बताई सरला वर्मा 2009 के हिसाब से, वो करके उसमें से घटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लायर के सिद्धांत में जो तालिका दी गई है उसका उसमें गुणा किया जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रूप से अवार्ड राशि आ गई है। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ फिक्स्ड राशियां हैं जो जोड़ी जाती हैं, जैसे कि जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कि संपत्ति की हानि 15,000 रुपए, सहचारी की हानि 40,000 रुपए, और दाह संस्कार अंत्येष्टि 15,000 रुपए। लेकिन ये परसेंट इसका बढ़ता रहता है हर 10 साल, 3 साल के अंदर 10% के हिसाब से। तो और भी कुछ जजमेंट्स इसके बाद आए हैं, जैसे कि कई जगह कहीं बीमा राशि ले ली गई है, मेडिकल क्लेम ले लिया गया है, तो अक्सर बीमा कंपनी आपत्ति करती है कि इसको इसमें से माइनस कर दिया जाए। तो काफी कुछ जजमेंट्स इसके ऊपर भी हैं कि वो राशि माइनस नहीं की जाए। मेडिकल बिल की राशि भी इसमें जोड़ी जाती है। तो ये इस प्रकार से ये सारी तीनों जजमेंट्स को मिला के एक मुकम्मल तालिका बनती है। कुल 4 तालिकाएं बनती हैं। इन चारों तालिकाओं को बनाकर मैंने स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया। उसके थंबनेल में मैंने बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि इन 4 तालिकाओं के बिना आप एक्सीडेंट अवार्ड राशि नहीं निकाल सकते। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। अब मैं आपको आगे की जानकारी कुछ डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं, जो मेघमा जनरल इंश्योरेंस से संबंधित है। आइए सर, लेट्स गो। सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम उर्फ चुहरू राम, दिनांक 18 सितंबर 2018 का, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और यही ई बुक का भी टाइटल है। और इसमें मैं आपको डिजिटल ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। इसमें प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है सर, और उसके बाद अध्याय भी है इसमें। ये इसमें तकरीबन आपको 51 अध्याय हो चुके हैं, और हर अध्याय एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता हुआ आपको दिखाई देगा। और हर अध्याय के ऊपर मैं चैनल पर स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, और इन अध्यायों की स्पेशल ई बुक की लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। प्रस्तावना, ये डिस्क्लेमर है सर। ये हम आ गए मुद्दे की बात पे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने प्रणय सेठी के जजमेंट का पेरा क्रमांक 61 को पेरा क्रमांक 8 को भी सर स्पेशल रूप से लिख दिया आपको, ताकि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आपको इसमें मिल जाएगा, आपको जजमेंट खोलकर नहीं देखना पड़ेगा। और मकबा जनरल इंश्योरेंस में जो सुख की हानि का जो वर्गीकरण है, जैसे कि वैवाहिक सुख की हानि जो जीवित पति या पत्नी को अपने साथी के जाने पर मिलती है, पैतृक सुख की हानि जो बच्चों को उनके माता या पिता की मृत्यु पर उनके प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान के रूप में मिलती है, और संतान सुख की हानि जो माता पिता को उनके जवान या नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने पर मिलती है। सबसे बड़ा जो मुख्य बदलाव है कि मकबा इंश्योरेंस केस के बाद आप क्लेम पिटीशन में जितने भी आश्रित होंगे, जैसे पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माता पिता, उन सभी को अलग अलग 40,000 रुपए अब 10% बढ़ोतरी के साथ 44,000 रुपए प्रति व्यक्ति के रूप में दिया जाएगा। पहले यह राशि केवल एक मुश्त पत्नी को ही मिलती थी। ये इसमें सर परिवर्तन किया गया है, सबसे मुख्य परिवर्तन। अभी प्रणय सेठी का जजमेंट सर 2017 का था, और हम 2026 में बैठे हुए हैं। अभी 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में 4 महीने घट रहे हैं सर। लेकिन 3-3 साल के 2 ब्लॉक पूरे हो चुके हैं, 6 साल के। तो हम 10% के हिसाब से जो राशि 40,000 में 20% उसका निकाल कर हम जोड़ सकते हैं उसमें, कि अवार्ड राशि इतनी बढ़कर हमको प्राप्त होगी। ये मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सर जजमेंट है। उसके कुछ महत्वपूर्ण पेरा मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि एमएससीटी ने मृतक के भाई को कोई मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि उसे आश्रित नहीं माना जा सकता था। मृतक के वृद्ध पिता और अविवाहित बहन को मुआवजा दिया, जिन्हें आश्रित माना गया। वर्तमान मामले में हम मृतक के पिता और बहन को संतानिक सहवास के नुकसान के लिए 40,000 रुपए प्रत्येक की राशि प्रदान करना उचित समझते हैं। ये उसके जजमेंट के पेरा का ही अनुवाद है सर, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उपरोक्त चर्चा के आलोक में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 निम्नलिखित राशियों के हकदार हैं। जैसे कि मुआवजे में नंबर 1 है आय 6,000 रुपए, दूसरे भविष्य की संभावनाएं 2,400 रुपए अर्थात आय का 40%, तीसरा है कटौती में 2,800 रुपए अर्थात व्यक्तिगत व्यय का 1/3 भाग 6,000 रुपए प्लस 2,400 रुपए, कुल आय 5,600 रुपए अर्थात 6,000 रुपए प्लस 2,400 रुपए का 2/3 भाग,
और उससे अगला है भविष्य की आय की हानि में 12,09,600 रुपये, कोष्टक में 5,600 रुपये गुणित 12 गुणित 18। प्रेम और स्नेह की हानि में 1,00,000 रुपये, प्रत्येक 50,000 रुपये दिए गए। और अंत्येष्टि के 15,000 रुपये, संपत्ति की हानि के 15,000 रुपये और संतान की हानि के 80,000 रुपये, 40,000 रुपये दे 2014 3 UC 1687। तो ये सर इस जजमेंट में जो मुआवजा राशि दी गई थी, मुख्य पैरा उसका यही है जो मैंने आपको बताया। और मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम उर्फ चूरू राम, इसमें जो है कि 1 दिसंबर 2013 को मृतक अपनी मोटरसाइकिल से अंबाली गांव से अर्जुन माजरा गांव जा रहा था। उसके पीछे उसका एक रिश्तेदार राकेश कुमार दूसरी मोटरसाइकिल चला रहा था। दुर्घटना का कारण था, घटना का सर जो कारण था, रास्ते में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही एक रेनॉल्ट कार से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। और अस्पताल ले जाने के बाद 2 दिसंबर 2013 को डॉक्टरों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। चश्मदीद गवाह केवल राकेश कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। ये इसके फैक्ट हैं सर। और विवाद का जो मुख्य कारण है सर वो यही था कि मृतक अविवाहित था, इसलिए उसकी आय में व्यक्तिगत खर्चों की कटौती 1/3 के बजाय 1/2 आधी होनी चाहिए। एक तो विवाद का कारण ये था। अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु पर केवल माता पिता आश्रित हो सकती हैं, पिता और बहन को आश्रित नहीं माना जा सकता। प्रणय सेठी केस के संविधान पीठ के नियम के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% राशि दी, जबकि नियमता केवल 40% दी जानी चाहिए थी। और पारंपरिक मदों जैसे अंतिम संस्कार और प्रेम और स्नेह की हानि के तहत दी गई राशि बहुत ज्यादा थी। इसमें अदालतों के जो निर्णय थे, मोटर दुर्घटना का जो निर्णय था, इसमें मृतक के पिता और बहन को आश्रित माना, भाई को नहीं। आयु का गुणक मृतक के बजाय उसके वृद्ध पिता की आयु के अनुसार 7 लगाया। कुल मुआवजा 3,39,208 रुपये और 7% ब्याज तय किया गया। हाई कोर्ट ने जो इसमें फैसला दिया, मासिक हाई कोर्ट ने माना कि जो न्यायाधिकरण ने गुणक गलत लगाया था, गुणक पिता की नहीं बल्कि मृतक की आयु 24 वर्ष के अनुसार 28 का होना चाहिए। और मासिक आय को मामूली रूप से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% अतिरिक्त जोड़ा। कुल मुआवजा बढ़ाकर 14,81,041 और 9% का इसमें ब्याज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सर जो इसमें अंतिम निर्णय दिया कि भविष्य की संभावनाओं को 50% से घटाकर 40% किया प्रणय सेठी केस के अनुसार, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट है, मूल सिद्धांत सर इसी के उसमें लागू होंगे। साथ ही अंतिम संस्कार खर्च को 25,000 से घटाकर 15,000 रुपए कर दिया, क्योंकि प्रणय सेठी के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में यही बताया गया। और मूल सिद्धांत प्रणय सेठी की लागू होंगे। विस्तार प्रणय सेठी का ही इसमें किया गया है, लेकिन बेसिक प्रणय सेठी को ही माना जाएगा 2017 का जो ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन कोर्ट ने कंस्टोडियम सहवास की हानि के तहत पिता और बहन दोनों को 40-40 हजार रुपए, कुल 80,000 की संपत्ति की हानि के लिए 15,000 रुपए का नया मुआवजा इसमें जोड़ा। अंतिम जो मामला था कि कुल मुआवजा राशि 14,25,600 रुपए तय किए गए, जिसे 12% प्रति वर्ष के ऊंचे ब्याज के साथ देने का आदेश दिया गया, जिसमें पिता को 60% और बहन को 40% दिया गया। और इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए कि कंस्टोरियम की व्यापक विधिक परिभाषा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंस्टोरियम केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक शब्द है और जिसमें विवाहिक कंस्टोरियम, पैतृक कंस्टोरियम, संतानिक कंस्टोरियम ये सभी शामिल है। लाभकारी और कल्याण कानून का सिद्धांत सर यहाँ लागू होता है। तो इसके बाद यहाँ से सर अध्याय चालू होते हैं। तो आज के वीडियो की सर मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने प्रदान कर दी है। अब डिजिटल ई बुक से थोड़ा परिचय करा देता हूँ। अध्याय 1 है एमबीए लैंडमार्क जजमेंट एक्सीडेंट क्लेम में पुलिस को 48 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। इसी टॉपिक इसी टाइटल पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ये सभी अध्याय कुछ इसी तरीके से सर मैंने तैयार किए हैं। और ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसके कुछ अध्याय से मैं सूची से आपको परिचित करा देता हूँ। जो सूची मेरे द्वारा इसमें अध्याय सूची तैयार की गई, तकरीबन 51 अध्याय इसमें हो चुके हैं। यह अध्याय 1 से 15 तक तो सर धारा 1 लगाए 217 की महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी मैंने इसमें दी है, क्योंकि मोटरयान अधिनियम जो है कि इसमें कुल 217 धाराएं हैं। और इसमें 16वें अध्याय से मैंने जो है कि वीडियो बनाना चालू किए हैं। इन्हीं टाइटल से आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि धारा अध्याय 16 में है कि धारा 1 क्या कहती है, जानिए कानून आप पर कहाँ लागू होता है। इसी टाइटल से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। आप इसको लिख कर वहां जब सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और इस वीडियो की स्पेशल डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे सर उसी वीडियो की डिजिटल ई बुक भी आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां लिंक दी हुई होती है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। 17वां अध्याय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं,
19वां है ओला उबेर और दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम। 20वां है गाड़ी के आरसी एक्सल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है। 21वां इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट ये कंप्लीट होना जरूरी है सर। अगर ये कंप्लीट नहीं है किसी के तो फिर बीमा कंपनी उसमें आपत्ति लेती है और अदालत यदि पाती है कि वास्तव में आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो फिर अदालत आदेश करती है कि बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा राशि दे और गाड़ी मालिक से वसूले। तो आप भारी संकट में पड़ जाएंगे सर, भारी परेशानी में आप पड़ जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखें। क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है उसमें यही सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, भुगतान करो और वसूलो, पे एंड रिक्वायर। किससे, कौन किसको देगा? बीमा कंपनी दे देगी पीड़ित आहत मृतक के परिवार को, और वसूलेगी किससे? गाड़ी मालिक से। इसलिए आप सावधान रहें, होशियार रहें। 22वां लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। अध्याय 23 है एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल्स, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है? पे एंड रिकवर रूल्स 2026। 24वां अध्याय एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026, बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें। 25वां एमएससीटी क्लेम कोर्ट में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान। अध्याय 26 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004, पे एंड रिकवर का सिद्धांत पूरी डिटेल के साथ इसमें समझाया था डिजिटल ई बुक में। सिर्फ अध्याय पढ़ के मैं बता रहा हूं तो आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर डिजिटल ई बुक में क्या क्या है। आप खरीदने से पहले डिसाइड कर सकें कि आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, आपकी कोई समस्या का समाधान इससे हो सकता है, तभी आप इसको परचेस करें। अध्याय 28 में एक में शामिल कर लिया गया है एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम क्या है, जानिए। डार और फार डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट और फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, ये 48 घंटे के अंदर पेश की जाती है। फर्स्ट जो एफएआर है, और सेकंड है वो 90 दिन के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको एमएससीटी कोर्ट में पेश किया जाता है सर। जो चालान पेश होता है वो अलग है। वो बीएनएसएस 2023 की धारा 193 के तहत जो है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश किया जाता है। वहाँ सजा के प्रावधानों का दिया गया उसमें कि इसने लापरवाही से जो कार्य किया है तो उसको कितनी सजा दी जाए। और यहाँ पर वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में देखा जाता है। डार और फार दोनों अलग हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 4 के तहत ये जो डार पेश की जाती है, डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट, इसी को क्लेम याचिका मान लिया जाएगा। ये भी प्रावधान दिया गया, आप ध्यान रखिएगा। इस पे भी स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, चैनल पर अपलोडेड, आप देख सकते हैं। 29वां है सड़क दुर्घटना केस कहाँ फाइल करें। 31 में है बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा। 32वां है बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सजा पर अपील कैसे करें। 33वां अध्याय बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो चालान किस प्रकार से होगा। 1000 रुपए का चालान होगा और 3 महीने तक लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। धारा 128 मोटरयान अधिनियम 1988 में बताया गया, 2 से ज्यादा लोगों को आपने गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया तो। 35 में एमएससीटी में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं, 4 सवारी होने पर भी आप जीतेंगे केस। 36 में एमएससीटी कोर्ट में बीमा कंपनी की जीरा क्रॉस कैसे फेल करें, बाइक एक्सीडेंट के 50 जरूरी प्रश्न। 37 में एक्सीडेंट क्लेम कार मालिक ड्राइवर की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें, बाइक दुर्घटना के 50 क्रॉस एग्जामिनेशन प्रश्न इसमें दिए मैंने सर। अध्याय 39 में एक्सीडेंट दुर्घटना की एफआईआर का प्रैक्टिकल ड्राफ्ट आहत मृतक की ओर से थाने में आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा। 40 में एक्सीडेंट क्लेम कार ट्रक मालिक और ड्राइवर की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, सीखे 50 प्रश्न धारा 166 के तहत। 41वां अध्याय सर 50-50 की लापरवाही, 50-50 आमने सामने की टक्कर हुई है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। वो सभी जानकारियां सावधान है मैंने दी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी क्लेम याचिका में भी 50-50% की कटौती कर दी जाए, आपको नुकसान हो जाए। 42 में गलत गणना से बचें, सरला वर्मा एवं अन्य, दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, दिनांक 15 अप्रैल 2009। नोट यह अध्याय शुरुआत के मुख्य मुद्दे में शामिल है। अब मैंने उसको नीचे शामिल कर लिया सर। अध्याय जो 43 है एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा निकालने का सबसे सरल फार्मूला। एक मिनट सर, मैं इसको हटा देता हूँ। अध्याय 44 है एक्सीडेंट में मृत्यु क्या भतीजी भतीजे को मिलेगा पूरा क्लेम। 45 में सरला वर्मा 2009 का गुणक फार्मूला निकालने का तरीका है। 46 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बना प्रणव सेठी का मामला क्या है। अध्याय 47 से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने पर कौन सी धारा लगती है। 48 में इसके बिना नहीं निकाला जा सकता एक्सीडेंट क्लेम, सुप्रीम कोर्ट की 4 अनिवार्य तालिका जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी। 50वां अध्याय एक्सीडेंट क्लेम में बीमा कंपनी को हराने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐतिहासिक जजमेंट। और 50वां सड़क हादसे में मौत पर ड्राइवर को जेल, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। स्टेट ऑफ पंजाब बना बलविंदर। और 51 में एक्सीडेंट में ड्राइवर की गलती ना हो तो क्या होगी, जेल, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसले। निर्दोष ड्राइवर को कैसे बचाएं।
ये कुल 51 अध्याय मैंने बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े कड़े रुख हैं सर, जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 और स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध सौरभ बख्शी 2015। ये दोनों ही जजमेंट्स में यदि ड्राइवर के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया जा रहा है और किसी की मृत्यु कारित कर दी गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, यही प्रावधान बताए गए हैं। आपने देखा होगा सर, अक्सर शराब पीकर अनाधुन गाड़ियां चलाते हैं तेज गति से, लापरवाही से, या जो है कि शराब अगर नहीं भी पिए तो भी अत्यधिक तेज गति से कई लोग गाड़ियां चलाते हैं और राहगीरों की मृत्यु कारित कर देते हैं, उनके परिवारों के तो जिंदगी उजड़ जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। और ये इस प्रकार के लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो जजमेंट मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 18 में बताया है कि अपने आप को सम्राट समझने वाले लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहा है और यह भी कह रहा है कि इनके घृणित कृत्य के लिए, मतलब नशे में गाड़ी चला रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये जो स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 का मामला सर, इसमें आप ये देखेंगे सबसे बड़ी बात कि 1992 की घटना थी, आमने सामने बस और ट्रक की टक्कर हो गई थी, 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1998 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा फैसला दिया गया था और 2012 में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मामला पहुंचा 20 साल बाद। हालांकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 2 साल की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उसको कम करके जो 15 दिन की सजा भुगती थी वहां रखा गया था, जुर्माना 25,000 कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि 20 साल हो गए थे इसलिए 6 साल 2 वर्ष की सजा तो नहीं दी, लेकिन 6 माह का कारावास उनको दिया और जुर्माना अतिरिक्त उसमें लगाया और साथ ही आदेशित किया कि जुडिशियल जो नीचे की कोर्ट है जेएमएफसी, वो नोटिस जारी करे और सजा भुगतने के लिए उनको जेल भेजने की कार्रवाई करे। मतलब टोटल मिला के एक मैसेज ये निकल कर आता है कि गाड़ी लापरवाही से हमें नहीं चलाना है, लोगों की जिंदगियों की और खुद की जिंदगी की भी हमें परवाह करना है, वरना कानून आपको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करता है। नशे की हालत में आप वाहन चला रहे हैं, 185 मोटर यान अधिनियम के तहत ये दंडनीय अपराध है। सजा के प्रावधान भी है सर, पहले तो जो है कि 304 ए आईपीसी लगाई जाती थी, उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। ये जजमेंट्स पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में बीएनएस 2023 भी लागू हो चुका है सर, आप देख रहे हैं उसमें सजा भी बढ़ा दी गई है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा के प्रावधान कर दिए गए हैं। 10,000 रुपए उससे ज्यादा के जुर्माने कोर्टों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो बड़ा सख्त और कड़ा रुख इसमें अपनाया जा रहा है। और कानून बनाने का भी मकसद यही है कि लोगों के मन में कानून का डर हो, भय पैदा हो, ताकि वो अपराध करने से रुके, अपराध करने से बचें। क्योंकि यदि कानून का भय नहीं होगा और कानून ही नहीं होगा तो जंगल राज हो जाएगा सर, जिसकी समझ में जो आएगा वो करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। 100 लोग इकट्ठे हो गए और कहीं भी कुछ भी मनमर्जी का काम कर लिया, लेकिन कानून बनाया इसलिए गया है कि हर इंसान को उसका जीवन जीने का स्वतंत्रता से अधिकार मिले। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानूराम 2018 के फैसले पर, बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो परिवर्तन किया गया शॉर्ट में मैं आपको एक बार और बता देता हूं। प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट का विस्तार किया गया है। प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक 8 में जो 3 खर्च बताए गए थे, उसमें संपत्ति की हानि और पत्नी का साक्षात्कार की हानि और दाह संस्कार का 15,000, 40,000 और 15,000। इसमें जो सहचार्य की हानि है उसमें पत्नी के अलावा बच्चे और माता पिता को भी शामिल कर लिया गया है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। इसमें बहुत कुछ जानकारियां दी गई हैं। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमें जिन जिन चीजों का सामना करना पड़ता है उसको शामिल किया गया है। एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ी उपयोगी है, क्योंकि वो भी घर बैठे कैलकुलेशन निकाल सकता है। काफी सरल तरीके से मैंने जानकारियां दी हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।